नमस्कार दोस्तों। देखिए, क्रेडो ब्रांड्स में लगातार 2 दिन की तेज़ी बहुत दिनों बाद देखने को मिली है। इसके पहले अगर आप 2 हरी कैंडल्स ढूँढेंगे अच्छी खासी, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो कि अराउंड पीरियड है मिड फ़ेब का, फरवरी के आसपास का। यहाँ पे देखेंगे तो 2 कैंडल्स ग्रीन बनी थी। तो क्या ये 2 कैंडल्स ग्रीन बनने के बाद सब कुछ चेंज हो गया था? नहीं, अगले दिन से फिर से स्टॉक जो है गिरने लगा था, ये देख सकते हैं। तो ट्रेंड कैसे बदला है? क्या ये लो बन चुका है इधर, या इसको फिर से ब्रेक करके इसी तरह फिर नीचे आएगा? ये कैसे पता चले? इसके लिए कुछ करना नहीं होता। चार्ट है, ये लो है आपके पास। लो एग्जैक्ट बता देता हूँ, 165.40 का है। 165.40 पे आप चार्ट खोलिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाइए, ठीक। उसके बाद फिर एक यहाँ पे स्विंग हाई ढूंढिए। अगर कोई कंपनी डाउन ट्रेंड में है तो इस तरह ऐसे ऐसे चलती है, यानी लोअर हाईस। ये जो हाई है, ये जो पिछला हाई है, और जो नया हाई बना, ये पिछले वाले से कम रहता है। और जो लो है, ये जो नया लो बना ना, ये पिछला लो इससे ऊपर रहेगा। और जो नया लो बनेगा उससे नीचे फिर से ये पुराने लो से ये बन जाएगा। तो समझ रहे हैं आप क्या मैं कह रहा हूँ इधर, कि मतलब ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हाई ढूंढिए। हाई किधर है? हाई इधर अब हो गया। ये कितना है? ये एग्जैक्ट मैं बता दूँ, 198 का, 198 का। तो 198 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है वॉल्यूम्स के साथ, तो समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म में कंपनी का यहाँ पे शेयर प्राइस का जो है ट्रेंड जो है चेंज हुआ है। और हुआ है ये गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट है ये, हर चीज़ के लिए स्टॉप लॉस लगता है। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? पुराना लो। ये जो पुराना लो है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, फिर से एग्ज़िट बटन यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो दबा देते हैं। क्यों क्यों दबा देते हैं? क्योंकि अगर इसको ब्रेक किया तो फिर इसके नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको मैं उठा के इधर रखता हूँ, इसके नीचे ये पूरा चार्ट खाली है। किधर रुकेगा, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए जो चार्ट पे दिखता है उतना ही एक्शन करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं सोचना है, ठीक है। 140 रुकेगा, 120 रुकेगा, क्योंकि ये तो ट्रेजेक्टरी नीचे खुली ही हुई है सब। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के काउंटर में, जो लोग स्विंग करते हैं। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस कंपनी को लेके फंस गए, ये कंपनी ने उनको भी काफ़ी रुलाया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट अभी आ रही है, जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ क्रेडियो ब्रांड्स में, अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चार्ट पे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि 198 ये पुराना हाई है इधर, जो कैंडल ने बनाया था। इसको ब्रेक करे वॉल्यूम्स के साथ तो समझ लीजिए ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, और ये ऊपर के साइड में 222 तक आराम से जा सकता है फिर 198 के ऊपर। और नीचे जो सपोर्ट है वो तो 165.40 का होना ही चाहिए हर हाल में। आप एक लाइन खींच दीजिए ये लक्ष्मण रेखा की तरह, इसके नीचे जाते ही ख़त्म कहानी। फिर से 20 30 40 पॉइंट कितना गिर जाए कुछ नहीं कहा सकता। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वार्टर तो ख़त्म हो चुका है। क्वार्टर वन आपका यहाँ पे क्वार्टर फोर, माफ़ कीजिएगा, क्वार्टर फोर ख़त्म हो चुका है। अब जितनी भी कंपनीज़ हैं वो उनको अपडेट करना रहता है। ये देखिए, रिज़ल्ट और अपडेट में अंतर होता है दोस्तों। रिज़ल्ट में क्या आपको पता चलता है? इसमें प्रॉफिट पता चलता है, रिज़ल्ट में मार्जिन पता चलता है। यहाँ पे ईपीएस कितना बड़ा बना वो तो पैट से पता चल जाएगा। यहाँ पे खर्चे कितने हुए कंपनी के, ये पता चलता है। लेकिन अपडेट में क्या पता चलता है? अपडेट में बेसिकली आपको सिर्फ ऊपर वाला टॉप लाइन रेवेन्यू पता चलता है, कंपनी ने कितना सेल्स किया ये पता चलता है। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट नहीं है, रिज़ल्ट आने में अभी टाइम है। ये मुफ्ती मुंबई यहाँ पे है इनका। तो इन्होंने क्या दिया है? अपडेट दिया है क्वार्टर नंबर 4 का। चलिए देखते, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। शेयर होल्डर्स काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि ऐसा हो क्या रहा है कंपनी में, या कंपनी गड़बड़ हो गया है कुछ कंपनी में। तो देखते हैं चलिए। अपैरल मार्केट जो है इंडिया में मॉडरेट हुआ है। इनका कहना है कि FY23 में, मतलब 2022 में आप समझिए 2022 में ये बूम किया था। उसका 2023 में ये यहाँ पे क्या हो गया, ये मॉडरेट हो गया, मतलब ठीक है, ग्रोथ रेट कम हो गई। और द ग्रोथ इन FY23 वॉज स्पर्ज इन डिमांड रेवेन्यू। मुफ्ती का रेवेन्यू जो 46% ग्रोथ हुआ है, लेड बाय वॉल्यूम्स ग्रोथ और चेंजेस मेड इन मर्केंटाइज। यहाँ पे आर्किटेक्चर और प्राइस हाइक्स की वजह से यहाँ पे 46% का ग्रोथ मुफ्ती को FY23 में मिला है। तो ये FY23 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे FY25 शुरू हो चुका है, ठीक है। 1 अप्रैल से FY25 शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कंपनी के कुछ नंबर्स, अगर कंपनी यहाँ पे दे रही हो, ये तो कंपनी ने अपने बारे में बताया है। यहाँ पे कुछ यहाँ का अगर देखें तो आगे का क्या आउटलुक है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि FY25 के लिए कंपनी जो है एस्पायर करती है कि मिड टीन्स मतलब टीन्स क्या होते हैं? अगर आप देखें तो 16 17, अगर हम देखें तो
ये सब जो है मिड टीन्स, मतलब अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं 13 से, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक, तो मिड टीन्स में इनके कहीं बीच में, ठीक है, 15, 16, 17 ऐसे आप समझ लीजिए 15 के आसपास। तो 15 के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ ये यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। नए स्टोर्स एडिशन होंगे FY25 में, इससे ये ग्रोथ आएगा। और एग्जिस्टिंग जोग्राफीज़ में तो होगा ही, नए जोग्राफीज़ में जहाँ कंपनी के स्टोर्स नहीं वहाँ भी खुलेंगे। और सब्जेक्ट टू ओवरऑल इंडस्ट्री डिमांड, तो कंपनी क्योंकि प्रीमियम और मिड प्रीमियम ब्रांड में, तो इन्होंने एक साथ में एक चीज़ और ऐड कर दी कि रिकवरी, इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकवरी, मतलब यहाँ पे वापसी उम्मीद कर रही है कि डिमांड जो है प्रीमियम और मिड प्रीमियम ब्रांड्स का ये इम्प्रूव होगा, तो 15% की ग्रोथ जो है अचीव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है कंपनी की तरफ से। कंपनी जो है ऑल्सो टारगेट कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि सेल्स तो बढ़ाएंगे, नए स्टोर्स तो खोलेंगे, नए जोग्राफीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन जो हमारा ऑलरेडी कॉस्ट है, पैसा जो खर्च होता है, उसको हम कम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि पैसा कम होगा खर्चा, तो कंपनी का बिना सेल्स, जो पुराने सेल्स है उस पर भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अलग अलग कॉस्ट इफ़िशेंसी मेजर्स यूज़ करके कंपनी यहाँ पे ये चीज़ करने के बारे में सोच रही है। तो आगे का मैंने आपको बता दिया FY25 का क्या आउटलुक है, मतलब 1 अप्रैल अभी जो आपने देखा 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का इन्होंने ये चीज़ बताया है। कुछ खास डिटेल नहीं है, लेकिन ठीक है, एक आउटलुक है मोटा मोटा कि ये यहाँ पे क्या है। और देखिए Q4 के दौरान क्या हुआ, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। Q4 के दौरान ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक जो है गिरता रहा कंटिन्यूसली। तो हायर रिटर्न फ्राइट, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, फ्राइट आउटवर्ड कॉस्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ एक्सेस रिटर्न स्टॉक, इंक्रीज्ड इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री बढ़ गई कंपनी के, वर्किंग कैपिटल डेज इससे यहाँ पे इफेक्ट हो गया, मैनेजेबल थ्रू आर रिटेल एंड ई कॉमर्स चैनल। तो ये कुछ इन्होंने पॉइंट्स गिनाए हैं जो कि हुए हैं इस क्वार्टर में, मतलब जो खर्चे हैं सामान ढोने के इधर से उधर बढ़ गए हैं वो, और स्टोरेज का खर्चा बढ़ा है, फ्राइट आउटवर्ड कॉस्ट, तो ये चीज़ें हैं। मैन पावर कॉस्ट बढ़ गया, आदमी जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं ब्रांड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, उनका यहाँ पे उनका कॉस्ट जो है बढ़ गया। और एसोसिएटेड विथ ओपनिंग ऑफ अ लार्जर वेयर हाउस इन बेंगलोर, बेंगलोर में इन्होंने एक बड़ा वेयर हाउस खोला है, तो डेफिनेटली बड़ा खोला है तो उसमें मैन पावर तो ज़्यादा लगेगा ही, और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए खोला है। तो सिंपल है, ये खोल तो रहे हैं, और लेकिन अगर प्रीमियम और मिड प्रीमियम ब्रांड्स में डिमांड ही नहीं है, लोग खरीदेंगे नहीं, तो फिर कंपनी दिक्कत में तो आएगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी डिमांड जो है उसको भांपे अच्छे से, और लोग यहाँ पे जो प्रीमियम और मिड प्रीमियम ब्रांड्स हैं, यहाँ पे लोगों की भी थोड़ी सी हिस्सेदारी चाहिए, तभी इस कंपनी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। हायर डिस्काउंटिंग, तो विंटर यहाँ पे अगर हम बात करें, विंटर के ऑनसेट में डिले हुआ, उसकी वजह से हायर डिस्काउंटिंग इनको देना पड़ा है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से जो रेवेन्यू है ना वो घट जाएगा। कंपनी कोई हायर डिस्काउंट देना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी देना पड़ता है, वेदर इफ़ेक्ट्स, क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स की वजह से। एडवर्टीज़मेंट भी, खर्चा भी बढ़ गया कंपनी का, ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, स्टोर खोल रहे हैं, तो अगर नया स्टोर खोले किसी एरिया में, उसके बाद फिर उसको ऐड ही नहीं दिया, प्रचार ही नहीं दिया, तो उस एरिया के लोग कैसे जानेंगे कि वहाँ पे ये ब्रांड खुला है मुफ्ती, जो कि यहाँ पे मुंबई का ब्रांड है इतना फेमस। तो ये सब चीज़ें, खर्चे बढ़े हैं कंपनी के ज़बरदस्त, और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ज़बरदस्त यहाँ पे घटने वाली है। तो ये चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं Q4 में। और ये देखिए आज 2 अप्रैल है, ये आज हम लोग को पता चल रहा है। जो मार्केट में इन्वेस्टेड था, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बेच रहे हैं माल, या फिर जो मतलब जिनके सोर्सेज हैं काफ़ी अच्छे, वो कंटिन्यूसली डंप किए जा रहे थे, स्टॉक इस तरह नीचे आ रहा था। ये जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर की बात हो रही है, तो पूरे समय यही हुआ इस क्वार्टर में। तो आप खुद समझ जाइए कि हमें कितना लेट इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसके पहले मैंने सिर्फ फंडामेंटल्स और पे वीडियो बनाया था, और मैनेजमेंट की जो पिछले रिजल्ट पे कमेंट्री थी उस पर बनाया था कि मैनेजमेंट थोड़ा सा पैसिव है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की काफ़ी एग्रेसिव नहीं है। लेकिन अब एक नया रीज़न दिख रहा है कि यहाँ पे सिंपल Q4 बहुत अच्छा नहीं गया है कंपनी के लिए, हायर डिस्काउंटिंग देना पड़ा, एडवर्टीज़मेंट के खर्चे बढ़ गए हैं, और मैन पावर कॉस्ट बढ़ गया वेयर हाउस खोलने से। इसके अलावा फ्राइट कॉस्ट, ये सब दुनिया भर की चीज़ें जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। और अगर हम बात करें Q4 की, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहे हैं
डिस्पाइट चैलेंजेस रेवेन्यू ग्रोथ हुआ नहीं इस क्वार्टर में, उसके बाद भी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वो कंपनी का स्टेबल रहा है। और मार्केटिंग में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है कि डिमांड थोड़ा सा बना रहे, इसके लिए थोड़ा सा मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बता ही चुका हूँ। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फॉर यहाँ पे ईबीओस रिमेन फ्लैटिश, मतलब बिल्कुल फ्लैट है। इस मतलब सेम स्टोर जो एक स्टोर खोल दिया उन्होंने, तो उससे ही जितना रेवेन्यू आ रहा है वो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो वो फिर बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई जंप ही नहीं है। जितना अगर जैसे एक कोई स्टोर खुला है, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक स्टोर खुला है यहाँ पे 2021 में, ठीक है। 2021 में इसमें 100, यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये की रेवेन्यू आई। फिर 2022 में फिर 102 करोड़ की हो गई, 2 करोड़, या फिर सिंपल करोड़ हटाते हैं यहाँ पे, सिंपल 102 करते हैं 2022 में। फिर 2023 में 103, 2024 में 104। मतलब यही है यहाँ पे, कुछ खास भयंकर ग्रोथ नहीं है सेम स्टोर में। हाँ, नए स्टोर कोई खोलेगा तो फिर वहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है शुरुआत में, लेकिन फिर से बाद में, शुरुआत में ऐसे मिलती, फिर स्टोर में वही ग्रोथ हो जाती है जो पुराने वाले स्टोर में होती है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और मेन चीज़ है ना, मुफ्ती इसमें है प्रीमियम और मिड प्रीमियम में, जहाँ पे डिमांड थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। बाकी जो यहाँ पे चीप वाले हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो कि सस्ते यहाँ पे कह सकते हैं सेगमेंट्स हैं, वो उसमें काफ़ी डिमांड हमेशा बनी रहती है। और यहाँ पे विंटर पीक विंटर वॉज डिलेड, मतलब अगर ठंडियों में भी यहाँ पे इनके कपड़े देखें तो विंटर ही डिलेड हो गया था, तो ठंडियों में जो उनका बिकना चाहिए था वो भी डिस्काउंट देना पड़ा। ये सब कुछ चीज़ें हैं। और इसी से तो एक्सेस रिटर्न स्टॉक फ्रॉम चैनल पार्टनर्स, तो डिमांड ही नहीं है, तो जो इन्होंने माल बनाया था सारा उनके पार्टनर्स ने वापस कर दिया इधर कंपनी को। तो बहुत ख़राब क्वार्टर गया है Q4, कंपनी ने बता दिया है। अब इसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। ऑलरेडी रिएक्शन मेरे ख्याल से फैक्टर्ड इन है, लेकिन कितना फैक्टर्ड इन है ये उम्मीद करते हैं। अब कब तक यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसको भी देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे देयर वर एक्सपेक्टेशन रिकवरी होगी H2 में, लेकिन फेस्टिवल्स और ये सब वेडिंग सीजन है, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है। तो ऐसा कुछ है नहीं। FY25 का जो मैंने बताया कि ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 15% का ग्रोथ, लेकिन फिर उसमें भी यही है कि डिमांड इम्प्रूव, घुमा फिरा के बात वही आ जाती है कि डिमांड कब इम्प्रूव होगी। तो ये था मुफ्ती में पूरा अपडेट। लोग जानना चाह रहे थे कि क्यों स्टॉक गिर रहा है, फाइनली आज यहाँ पे पता चल गया।